हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। अगर आपको पता है कि हम लोग बीपीएससी का सीरीज चला रहे हैं। बीपीएससी का जो आपको एज मिलेगा बीपीएससी एग्ज़ाम में, अगर मानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि 7, 8, 10 क्वेश्चन तक पूछा गया है बीपीएससी में बिहार के करंट अफेयर से, बहुत ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि पिछली बार कम प्रश्न पूछे गए हैं तो बिहार करंट अफेयर से जम के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो याद रखिए कि वहाँ पर ही मौका होगा जब आप दूसरे कैंडिडेट से एज ले पाएंगे। बहुत सारे नॉनसेंस जो बुक्स वगैरह हैं, फलाना आदमी जाके उद्घाटन किया, वो सब रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के लिए फुल प्रूफ आपको कंटेंट दे रहे हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग खुद पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग को एहसास होता होगा कि इस तरह का ही प्रश्न पूछा जा सकता है। नॉनसेंस प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग कवर करेंगे। दूसरी बात, अगर आज के पेपर में टोटल 25 प्रश्न हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट 11 प्रश्न को सही कर दे रहा है, आप एकदम मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे पथ पर है, बहुत अच्छे लाइन पर है। आप करंट अफेयर से आश्वस्त रहिए और साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करते चलिए। हम लोगों का यही सलाह है, बाकी कॉल आपका रहेगा। करंट अफेयर्स आप अच्छे कंडीशंस में है, उसको भी रिवाइज करना है, पर स्टैटिक को भी ध्यान देना है। जिसका भी 11 नंबर से कम आ रहा है, आपके लिए एक सलाह ये है कि अभी भी 20 दिन 25 दिन है। मैं बहुत लोगों को ऐसा जानता हूं कि 20 या 25 दिन पे जीरो से स्टार्ट किए हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं। तो आप भी 20 दिन 25 दिन अपना जान झोंक दीजिए। 12 घंटा पढ़ा जा सकता है, आराम से फिजिबल है। ये सब अब लॉजिक पुराना हो गया कि 6 ही घंटा बैठो, 6 घंटा प्रतिदिन 1 साल के लिए बैठा जाता है। पर अभी एक ऐसा मौका है जहाँ पे आप 12 घंटा 13 घंटा खींच सकते हैं, फिर जीवन भर तो आनंद है ही दोस्त। कुछ भी सलाह हो इस पर मेल करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन इतना खूबसूरत क्वेश्चन है कि इसको आप अप्रिशिएट करिएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैं बताता हूं कि 90% लोग इसका आंसर कर्नाटका मार देगा, और जो भी कर्नाटका मार रहा है वो गलत मार रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं रिजर्व की बात कर रहा हूं कि सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है। इसका करेक्ट आंसर अपना प्यारा बिहार हो जाएगा। अब बहुत लोग शौक में चला जाएगा और बिना गूगल किए मानेगा नहीं, उसके आत्मा को संतुष्टि होगा नहीं कि बिहार में इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। देखिए, प्रहलाद जोशी ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट का दिया हुआ है, और पार्लियामेंट और कोर्ट एक ऐसा चीज़ है कि जब भी आप वहाँ स्टेटमेंट देते हैं तो आपको एक तरह से इट इज़ अ काइंड ऑफ एफिडेविट। आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। तो पार्लियामेंट में प्रहलाद जोशी ने टेबल किया कि देश का 44% जो गोल्ड का रिजर्व है वो बिहार में पाया जाता है। ऐसा नया जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके रिसर्च में आया है। वो 44% किस जिला में कंसंट्रेटेड है? जमुई में। जमुई के किस गांव में है? नाम है गांव का करमटिया। कैन बी अ क्वेश्चन कि किस करमटिया इज़ फेमस फॉर व्हाट। आपको पता होगा कि जमुई क्या है? रिजर्व सीट है, शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व सीट है। अभी कौन इसके सांसद हैं? चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान जी के बेटा हैं, वो उसके सांसद हैं। करमटिया गांव पे ही हम लोग नहीं रुकते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। करमटिया गांव किस पंचायत में है? तो चुड़हैत। जो इंपॉर्टेंट है उसमें पूरा हम लोग घुसते हैं। चुड़हैत पंचायत में है। 1 नंबर पे रिजर्व के मामले में अब एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि बिहार है। 2 नंबर पे राजस्थान है 25% के बाद, और फिर दूसरे स्टेट्स हैं। तो 2 नंबर पे राजस्थान। करमटिया गांव को याद रखना है, चुड़हैत पंचायत को याद रखना है, और जमुई तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बिहार है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द गोल्ड। और जमुई देखिए नक्सलाइट से बहुत संबंधित है, और यहीं पर प्रॉब्लम हो जाता है कि नक्सल्स का जो भी ट्राइबल लोग हैं, दे हैव अ अम्बिलिकल रिलेशनशिप विद द नेचर। अब हम लोग गोल्ड की खुदाई के लिए अब पहाड़ को तोड़ेंगे, और जब पहाड़ को तोड़ेंगे तो यही उसका रिएक्शन होता है, और यही नक्सलाइट मूवमेंट का कारण भी है एक तरह की। आप हमारे रिसोर्सेज का हनन करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भी ट्राइबल्स लोग हैं, दे आर इन अ वेरी मच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द नेचर। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेट अस स्टार्ट। मिशन तरकारी, जो बिहार के लोग हैं वो इसका सही कर देंगे। जो बाहर के लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो। मिशन तरकारी इज रिलेटेड टू, अगर पता हो तो बिहार में हम लोग सब्जी को कभी कभी तरकारी भी बोलते हैं। क्या खाना खा रहे हो भाई? तो चावल दाल तरकारी है। तरकारी हम लोग सब्जी को बोलते हैं, जो सब्जी बना उसी को हम लोग बोलते हैं तरकारी। तो मिशन तरकारी एक ब्रांड बना। ठीक है, जब कोरोना का टाइम हुआ तो तरकारी एक ब्रांड बना। कोशिश ये थी कि अगर आप पटना वाला बेल्ट में देखेंगे, नालंदा वाला बेल्ट में देखेंगे, जो ताल क्षेत्र वाला बेल्ट है,
वो जो गंगा के किनारे वाला जो बेल्ट है, हाजीपुर, वैशाली, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सब्जी का उत्पादन ज़बरदस्त होता है और बहुत ताज़ा ताज़ा सब्जी मिलता है। तो ये किसान नालंदा का किसान है। आपको पता है कि नालंदा वगैरह तो एकदम पटना के बगल में है। आजकल लोगों को क्या है कि हमको जैविक खेती चाहिए। आपको ये भी पता है कि 13 जिला में जैविक खेती की बात चल रही है, गंगा के किनारे वाला 13 जिला में। एग्रीकल्चर रोड मैप पुराना वीडियो देखिए, उसमें हमने बताया है एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत 13 जिला में ऑर्गेनिक खेती चल रही है। हम नालंदा के किसान से सीधा, अब जैसे पटना में तो लोग जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई है, उनको पे करने की क्षमता भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा सक्षम है पैसा देने में। हम सीधा क्या किए कि बीच में मिडिल मैन को बाईपास कर रहे हैं। एक सिस्टम बनाए जिसमें ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा। हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, नालंदा का किसान सीधा हमको आकर पहुंचा दिया। जो नालंदा का किसान मानते हैं ब्रोकली 20 रुपये किलो किसी एक दलाल को बेचता है, फिर दलाल हमको 60 रुपये किलो बेचता है, 50 रुपये किलो बेचता है। हमने सीधा किसान से तय किया तो किसान कितना में बेचेगा, जो 20 रुपये में था मानते हैं किसान 40 रुपये में भी बेच रहा है। तो किसान को भी फायदा है, कस्टमर को भी फायदा है, और इसके थ्रू बिहार का जो ब्रांड है सब्जी में वो भी बढ़ रहा है, और उस ब्रांड का नाम है तरकारी। वो क्या कर रहा है तरकारी ब्रांड? मिडिल मैन, बीच में जो आदमी है उसको एलिमिनेट कर रहा है, डिजिटल मिशंस के थ्रू कर रहा है। एक कार्ट बना लिया है और उस कार्ट के थ्रू आप देखते हो फ्लिपकार्ट, सुपरमार्ट दिल्ली वगैरह में या पटना वगैरह में आप देखते होंगे कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, एक कार्ट में भर के लाया, जिस आदमी को पहुंचाना था उसको पहुंचा दिया। वही सिस्टम है कि एक ट्रॉली में भर के सब्जी को लाएगा, जो ऑर्डर किया है उसके घर घर पहुंचा देगा। सो इन दिस ड्यू प्रोसेस द मिडिल मैन हैज़ बीन एलिमिनेटेड। इन दिस प्रोसेस द फार्मर को भी हम लोग अच्छा पे दे रहे हैं। कस्टमर इज ऑल्सो गेटिंग द फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स एट अ लोअर कॉस्ट। सो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। यार देखो, इस पर मैं पहले भी क्वेश्चन बना चुका हूँ, पर मेरा कोशिश ये है कि आपको जितना इस पर बताया जा सके वो कम है। जल जीवन हरियाली मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन, देखिए जल जीवन हरियाली मिशन अगस्त 9, 2019 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी 22 मार्च, अभी जो हुआ 22 मार्च 2022, बिहार का कौन सा दिवस मना है? 110वां दिवस मना है। पिछले साल कौन सा दिवस मना है? 109वां दिवस मना है। इन दोनों दिवस का भी थीम है जल जीवन हरियाली मिशन। कैन बी अ क्वेश्चन। इतना जल जीवन हरियाली मिशन मुख्यमंत्री जी का करीब है कि इनको ग्लोबल क्लाइमेट लीडर अवार्ड का भी मिला है। कितने टारगेट्स हैं? ग्लोबल क्लाइमेट लीडर अवार्ड इसके लिए मिला है। इसमें 11 टारगेट्स को पूरा करना है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। और जब अगस्त 9, 2019 को लॉन्च किया जाता है तो इसी डेट को डिक्लेयर किया जाता है बिहार पृथ्वी दिवस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार पृथ्वी दिवस। ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा, जल जीवन हरियाली मिशन का लोगो क्या है? जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। कैन बी अ क्वेश्चन, है ना। इसके बारे में जितना हम लोग को पता रहे उतना अच्छा है यार। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बताइए, हु एमंग द फॉलोइंग हैज गॉट द पद्म विभूषण? आपको पता होना चाहिए कि पहला क्या होता है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। अभी 2022 में देखेंगे तो 2022 में बिहार से 2 आदमी को पद्मश्री मिलता है। ठीक है, एक है सैबल गुप्ता और एक आचार्य चंदना जी। आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्यों के लिए मिलता है। सैबल गुप्ता आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के बड़े क्लोज रहे हैं और बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और इनके आर्टिकल्स खूब अखबार में आते थे। तो सैबल गुप्ता एक उम्दा इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तो इन लोगों को तो पद्मश्री मिला है। तो इस डेटा से हमने ये काट लिया। रघुवंश प्रसाद सिंह कहाँ से चुनाव जीतते थे? वैशाली से जीतते थे। गजब के सोशलिस्ट नेता हैं। आप जो बिहार में जो सड़क देख रहे हैं ये उन्हीं का दिया हुआ है, रघुवंश प्रसाद सिंह का। उतना बड़ा मंत्री और इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, एकदम फक्कड़ टाइप का है। और इनको एक तरह से लोग वैशाली में इनको लोग कहते थे शंकर बाबा कहते थे, मतलब एकदम भगवान शंकर की तरह एकदम अक्खड़ आदमी, भोला भाला आदमी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय रहने के बाद इस व्यक्ति के पास स्कॉर्पियो तक नहीं रहा और रघुवंश बाबू मरते हैं।
बिहार में जितना गांव वाँव में जो सड़क पहले बना हुआ है सब रघुवंश बाबू का दिया हुआ है। इतना अच्छा इन्होंने काम किया है। ही वॉज फ्रॉम द आरजेडी, बहुत ईमानदार सोशलिस्ट आदमी हैं। अब कुछ लोग हिट करेगा रामविलास पासवान। भाई रामविलास, ये 2020 में हुआ, 2021 में जो अवार्ड मिला है रामविलास पासवान को पद्म विभूषण नहीं मिला है, इनको पद्म भूषण मिला है। तो ये भी गया, ठीक है। 2021 में बिहार से 5 आदमी को मिलता है, तो उसमें पद्म भूषण रामविलास पासवान को मिलता है। पद्मश्री एक आदमी को मिलता है जिसका नाम है रामचंद्र माझी। याद रखिएगा, रामचंद्र माझी जो है डुमकच नृत्य के बहुत नामी हैं। डुमकच नृत्य क्या होता है? इसमें होता है थोड़ा सा अश्लील नृत्य है जो औरतें यूजुअली करती हैं। अब तो मर्द भी करते हैं पर औरतें यूजुअली करती हैं। अगर आप अभी भी शादी वादी बिहार में जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत गाली गलौज होता है, आप ये नहीं लाए वो नहीं लाए, तो वो सब क्या है, वो हमारा पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है। तो उसी तरह से औरतों के लिए डोमकच नृत्य है, थोड़ा उसमें अश्लील आप इरोटिक्स जो होते हैं उसको आप शो करते हैं, ठीक है। तो रामचंद्र माझी डोमकच नृत्य के बहुत फेमस डांसर हैं। बिहार में एक और नृत्य है जिसको लौंडा नृत्य भी बोलते हैं। कैन बी अ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग देखे होंगे तो गाँव में या शादी वादी होता है तो जो जेंट्स लड़की बन के नाचता है दैट इज कॉल्ड एज लौंडा नृत्य। तो ये भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप उसको आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार में पढ़ेंगे तो ये भी एक है। तो डोमकच नृत्य यूजुअली महिलाओं के द्वारा होता है पर पुरुष भी करते हैं। लौंडा नृत्य केवल पुरुष के द्वारा होता है, ठीक है, जो महिला बन के करता है। अब देखिए पद्म विभूषण किसको मिला है? तो 2020 में पद्म विभूषण मिला है जॉर्ज साहब को, जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस रहने वाले कहाँ के हैं? मैंगलोर के रहने वाले हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। पर जो नीतीश जी की पहले पार्टी थी उसका नाम था समता पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह क्या था? मशाल छाप। तो ये फाउंडिंग मेंबर हैं जॉर्ज साहब समता पार्टी के। जॉर्ज साहब कहाँ से चुनाव जीतते थे? आपको पता हो कि 1967 में एक बहुत बड़ा नेता हुआ ट्रेड यूनियन का एसके पाटिल। एसके पाटिल को जॉर्ज साहब हरा देते हैं बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और देश में मात्र एक ही बार ट्रेन को रोका गया है 1974 में, और दूसरी बार इतिहास रच दिया है जो एनटीपीसी वाला जो बिहार का बच्चा सब है वो रोक दिया ट्रेन को। नहीं तो मात्र एक ही बार ट्रेन रोका है 1974 में, वो जॉर्ज साहब ने ट्रेन को रोक दिया था ट्रेड यूनियन के नाम पर। इट कैन बी अ क्वेश्चन, और बहुत जगह पूछा भी गया है कि ट्रेन को कौन रोका था, तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में रोका गया था। फिर जॉर्ज साहब बिहार आ जाते हैं, बिहार से नालंदा से चुनाव जीतते हैं, फिर बाद में मुजफ्फरपुर से चुनाव जीतते हैं। देश के कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि जब कारगिल युद्ध होता है तो डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज साहब थे, जब पोखरण परीक्षण होता है तो डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज साहब थे। तो ये फैक्ट काफ़ी है, और बहुत ही फक्कड़, बहुत ही सोशलिस्ट नेता हैं। और मतलब इन लोगों ने बस राजनीति को राजनीति सूचिता के साथ जिया है। इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिहार हैज़ गॉट, इसको यार इन्फिनाइट तक मारो, छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको। बिहार हैज़ गॉट द स्कॉच अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस फॉर विच एक्ट? करेक्ट आंसर इज राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2011। क्या है? बिहार को ई गवर्नेंस के लिए मिला हुआ है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए घूस देना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एसडीएम के यहाँ चक्कर खाना पड़ता है। अब इन सारे सिस्टम को अब टाइम बाउंड मैनर कर दिया गया है कि अब आपको जाना नहीं है, 15 दिन के अंदर अगर आपने कास्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं तो जो नहीं देगा उस पर कार्रवाई हो रही है। तो उसी को कहा गया है राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। पब्लिक को सर्विस देने के लिए एक्ट पास किया गया है माननीय मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के द्वारा, और ये बहुत ही अच्छा कदम है, सिटीजन चार्टर की तरफ बहुत अच्छा कदम है। और जो जिला टॉप किया है इसमें, उस जिला का नाम है किशनगंज, 1 नंबर पे बिहार में टॉप किया है। तो टाइम बाउंड मैनर ऑफ डिलीवरी ऑफ द सर्विस, जो एसेंशियल सर्विस है, अगर आप हमने लाइसेंस ड्राइवरी लाइसेंस के लिए किया है तो आपको मानते हैं 45 दिन में देना ही देना है, या आप बताइए कि आप क्यों नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि फाइल को दबा के रख सकते हैं, टाइम बाउंड मैनर है। तो इसी के लिए ई गवर्नेंस के लिए बिहार को स्कॉच अवार्ड मिला है। बिहार 1 नंबर पर रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इट इज़। अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने बोला था कि सर इस पर बनाइए क्वेश्चन, सॉरी,
तो इसीलिए ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। बिहान ऐप के बारे में किसी ने कहा था कि सर बिहान ऐप पे बनाइए। देखिए, बिहान ऐप का मतलब है BI मतलब बिहार, H मतलब होता है हॉर्टिकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। नेचुरल रिसोर्स, बिहार हॉर्टिकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका एग्रीकल्चर से, नाम से ही हो गया, हॉर्टिकल्चर है ना। देखिए, पहला हमें यहां से ये फैक्ट पता होना चाहिए कि बिहार किसके साथ बनाया गया है, तो बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन के साथ पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर बनाया गया है। इसके अभी बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? अमरिंदर प्रताप सिंह, जो आरा वाले लोग हैं जानते हैं, यही बिहार के सहकारिता एवं कृषि मंत्री हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बिहान ऐप जो है अभी हम लोगों के लिए नहीं हुआ है, ये बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, उनके लिए ये ऐप बनाया गया है। वो सारा ज़मीन का मैपिंग कर रहे हैं, कहाँ पे हॉर्टिकल्चर बनाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, बिहार का पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर एक बन रहा है। फ्लोरिकल्चर मतलब क्या होता है? जो फूल पौधा का जो शौकीन आदमी है, उसका एक फ्लोरिकल्चर सेंटर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? नालंदा में बन रहा है। ये इसी ऐप के माध्यम से बना हुआ है। नालंदा में भागन बिगहा गांव है, वहाँ पर बन रहा है। भागन बिगहा ऐसे होगा ना, भागन बिगहा गांव में बन रहा है, नालंदा में, बिहार का पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर। तो यही है कि इस ऐप के तहत आप बताएंगे सरकार को, एक सेंट्रल कंट्रोल सेंटर पटना में बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर इसमें अपडेट करेंगे, इसमें अपडेट करके बताएंगे कहाँ पे हॉर्टिकल्चर हो सकता है, कहाँ पे लैंड का अतिक्रमण हुआ है, कहाँ किस लैंड को हम लोग एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर वहाँ से जो कॉमन कंट्रोल सेंटर है उस पर निर्णय लेगा। इसी ऐप के तहत पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर नालंदा में बनाया गया। महाबोधि टेम्पल बाद, ये देखो, ये तो सब कुछ सही कर देना यार। महाबोधि टेम्पल कब लिस्ट होता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? 2002। पुराना जो वीडियो देखा है वो सही कर देगा। 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी या नव नालंदा महाविहार जो है, नालंदा रूइंस है, 2016 में किया गया है। तो इसमें आप निकाल लीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर ई हो जाएगा ना। 16 में तो ये है, 2000 ये थोड़ा सा अतिक्रम किया गया है, इसको 2002 रहेगा तब ये सही हो जाएगा, नहीं तो करेक्ट आंसर 2012 है ना, ई हो जाएगा। करमटिया विलेज अभी आपको बताया किस चीज़ के लिए वाज इन द न्यूज़ फॉर गोल्ड डिपॉजिट। ठीक है, करमटिया विलेज जमुई वाला, चुड़हैत पंचायत। यार इसको इन्फिनाइट मारो। श्री शरद कुमार ऑफ बिहार, कहाँ के रहने वाले हैं शरद कुमार जी? मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ओन द ब्रोंज मेडल, हैज़ ओन द ब्रोंज मेडल एट द टोक्यो पैरा ओलंपिक्स इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। देखिए, बिहार से 2-3 नाम खेल के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक क्वेश्चन आपका रहेगा। एक है प्रमोद भगत, ठीक है, एक है श्री शरद कुमार, और एक नाम है शम्स आलम का। तीनों पारा हैं। पारा मतलब क्या होते हैं? दिव्यांग, मतलब जैसे प्रमोद भगत जी पोलियो से ग्रसित हैं। तो प्रमोद भगत अभी विश्व के सिंगल्स बैडमिंटन के वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं, बेस्ट हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में इनका गोल्ड मेडल आया। टोक्यो मेन का क्या थीम रहा है? मीराई तो वाह, और जो थीम बोल रहा है, सॉरी, उसका जो लोगो रहा है, पेरी किसका है? ब्रिम्हंगम का, जो ब्रिम्हंगम 2022 होना है। एक है मीराई तोवा, और एक है जो पारा ओलंपिक्स के लिए हुआ है, उसका नाम है सोमेती। ये लोगो है, ठीक है। प्रमोद भगत पारा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और प्रमोद भगत जी को अभी मेजर ध्यान खेल रत्न अवार्ड, जो जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जिसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, 12 खिलाड़ी को मिलता है। उस 12 खिलाड़ी में एक प्रमोद भगत जी हैं। प्रमोद भगत जी रहने वाले कहाँ के हैं? हाजीपुर या वैशाली के कहिए, पर ये सेटल्ड उड़ीसा में हैं। पर हम लोग इनका जान नहीं छोड़ रहे हैं, इनको हम लोग बिहारी मानते हैं, भले सेट कर गए हैं उड़ीसा में, पर इनको हम लोग अपना बिहारी ही मानते हैं। शम्स आलम कहाँ के रहने वाले हैं? तो शम्स आलम आपको मधुबनी के रहने वाले हैं। शम्स आलम पारा स्विमर हैं, ठीक है, पारा स्विमर मतलब है। और दूसरी बात है कि शम्स आलम को नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है।
राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड मिला है। दूसरी बात, श्री शरद कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। श्री शरद कुमार जी को ऊंची कूद के हैं, पारा ऊंची कूद मतलब हाई जंप, पारा हाई जंप के खिलाड़ी हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ये कहाँ से हमने सोर्स लिया है? सूचना एवं, सारा जो हमारा सोर्स है या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सारा हमने डाउनलोड किया है और वहीं से हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। देखो, श्री नीतीश कुमार ने हाजीपुर निवासी श्री प्रमोद भगत को, हाजीपुर या वैशाली मान लीजिए, पैरा बैडमिंटन के लिए ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मुजफ्फरपुर निवासी श्री शरद कुमार को पैरा हाई जंप के लिए अर्जुन अवार्ड मिलने पर हार्दिक बधाई दी है। अब देखिए, एक चीज़ हमको यहाँ पे आपको और बताना है, एक और है कृष्णा नागर, इनको भी खेल रत्न अवार्ड मिला है। ये बिहार के नहीं रहने वाले हैं, पर इनको भी ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। ये भी पारा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में। एक है अवनी लेखरा, इनको भी 12 में एक खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, ये शूटिंग के लिए हैं। और अपनी श्रेयसी सिंह जो हैं, 64वीं वाला जो हुआ है, पुराना वीडियो देख लीजिए, 64वीं वाला जो हुआ है उसमें हमने इसको खूब डिटेल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पंजाब में हुआ है। डबल ट्रैप और सिंगल ट्रैप दोनों में गोल्ड जीतती हैं श्रेयसी सिंह, और 64वां शूटिंग में बिहार के जमुई से एमएलए हैं और इतिहास रचती हैं और बिहार का नाम आगे बढ़ाती हैं। 64वीं नेशनल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतती हैं 2। ये बताया हुआ क्वेश्चन है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इज लोकेटेड एट, आयुर्वेदिक पर्व कहाँ हुआ है? आयुर्वेदा पर्व कहाँ हुआ? आयुर्वेदा पर्व हुआ है आपको राजगीर में। आयुर्वेदिक कॉलेज आपको बताया कि 1926 में 2 कॉलेज बनता है, एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना बनता है और दूसरा गवर्नमेंट टीबी कॉलेज जो यूनानी मेडिसिन से है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। गवर्नमेंट टीबी कॉलेज भी पटना में बनता है, ये यूनानी मेडिसिन के लिए बनता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज पटना। ये बताया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। महाने, इसीलिए इसको फिर से लिए हैं। महाने बियर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार? करेक्ट आंसर इज मुंगेर। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी 2 बार गए हैं इसका निरीक्षण करने। मुंगेर से अभी सांसद कौन है? ललन सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड के अभी नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि पुराने सरकार में जल संसाधन मंत्री थे और मुंगेर वाले क्षेत्र में महाने बियर इरिगेशन प्रोजेक्ट लेकर गए हैं, जो वहाँ के गाँव में पानी पहुँचाएगा। कैन बी 2 बार निरीक्षण किए हैं मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट ऑफ द पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज़ बीन अवार्डेड मोस्टली टू। आपको ध्यान हो कि पिछली बार पूछा कि पार्लियामेंट वाला जो प्रोजेक्ट है किस कंपनी को एलोकेट हुआ था, तो पार्लियामेंट जो नया बन रहा है वो टाटा को एलोकेट हुआ था। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है पहला फेज में? तकरीबन 32.49, पूछेगा नहीं पर थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो ठीक है, 32.5 किलोमीटर के आसपास पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनना है। मुख्य रूप से किसको दिया गया है? लार्सन एंड टूब्रो को दिया गया है। टोटल खर्च कितना आएगा? पहले 1350 करोड़ था, 13,000, अब हो गया है 13,365 करोड़ के आसपास, 13,365.77 करोड़ के आसपास। वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, पर ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा कितना करोड़ का उसका है। 13,365 ही है, जहाँ तक मुझे अगर याद है, अगर सही से तो। चलिए, नटखट साइंस लैब हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार? इसका करेक्ट आंसर है भागलपुर। भागलपुर में क्या है कि बच्चे जो हैं बहुत ही अगर कोई बच्चा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड का है, 6ठा से 10वां क्लास का बच्चा है, अगर वो चाहता है कि हम कुछ एक ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाएं, जैसे कि अगर मानते हैं कि रोड चल रहा है और ये जो हम लोग का हम्प होता है, स्पीड ब्रेकर होता है, मानते हैं कि इसमें हमने कुछ ऐसा सेंसर लगा दिया जो फोर्स को इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहा है, हम इस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो नटखट साइंस लैब में उनको सारा चीज़ दे दिया जाएगा, टूल्स और इक्विपमेंट। वो बच्चा जो भी प्रोजेक्ट बनाकर डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता है, जो भी उसकी आइडियाज़ हैं, आइडिया जो बच्चा का दिमाग में है, उस आइडिया को प्रोजेक्ट या मूर्त रूप देने के लिए नटखट साइंस लैब है। इससे उसको साइंटिफिक टेम्पर भी इनकलकेट होगा। एक बार इस फिगर को यार आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, है ना, कि क्या है।
हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन, अब देखिए, अब हम कम से कम 5 क्वेश्चन नेशनल लिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग बोर हो जाते हैं बिहार करंट करते करते, तो नेशनल का जो इंपॉर्टेंट है, पिछली बार कमला हैरिस पे प्रश्न पूछा है, तो हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अमेरिका फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, करेक्ट आंसर इज वनिता गुप्ता। देखिए, भारत के भी अटॉर्नी जनरल कौन है? 15th अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल देश का सबसे बड़ा लॉ का ऑफिसर है, के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल को असिस्ट करने के लिए क्या है? सॉलिसिटर जनरल होता है। सॉलिसिटर जनरल अभी कौन है? तुषार मेहता। इस सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करने के लिए एएसजी होता है, जैसे अभी एएसजी राजू हैं, एएसजी ऐश्वर्या हैं, एएसजी दुनिया भर के हैं, ठीक है। तो एएसजी असिस्ट हेल्प करेंगे एसजी को और एसजी असिस्ट करेंगे अटॉर्नी जनरल को। उसी तरह से अमेरिका में भी सिस्टम है कि अटॉर्नी जनरल होगा, उसको असिस्ट करने के लिए एडिशनल एसोसिएट अटॉर्नी जनरल होंगे। भारत की वनिता गुप्ता जो इंडियन मूल की हैं, इनको बनाया गया है। कैन बी अ क्वेश्चन। देखो यार, ये एक ऐसे बना दिया गया है कल्याण सिंह वाले पे कि अगर कल्याण सिंह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में यही मुख्यमंत्री थे। पद्म विभूषण भारत सरकार इनको देती है। 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं, गवर्नर ऑफ राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश भी रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम इसको इसलिए फ्रेम किया गया है ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, थोड़ा सा कल्याण सिंह के बारे में आपको पता हो, क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहे हैं। हु विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट टाइगर रिजर्व्स, हैज़ द हाइएस्ट टाइगर एज वेल एज द लियोपार्ड पॉपुलेशन? करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है, 526 टाइगर है मध्य प्रदेश में। 2 नंबर पे कर्नाटका है 524। हमें पता होना चाहिए कि देश में अभी टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। 51वां कौन है, 52वां कौन है और 53 देख लेते हैं। 51 है मेघामलाई तमिलनाडु में, 52 कौन है? रामगढ़ बिसधारी राजस्थान में, रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। और 53वां क्या कहाँ है? गुरु घसीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। तो अब टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। बिहार का मात्र एक टाइगर रिजर्व कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दिसंबर के महीना में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पहली बार बिहार कैबिनेट की बैठक होती है। सेकेंड टाइगर रिजर्व कहाँ बनाना है? कैमूर में बनना है, ठीक है, कैमूर में बनना है सेकेंड टाइगर रिजर्व। अब देखिए, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व तो मध्य प्रदेश, अच्छा मध्य प्रदेश में एक सेंचुरी है कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर चीता का रिलोकेशन होना है नामीबिया से, इसी कूनो पालपुर को चुना गया है। दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व में है? तो 231 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क करने की बात चल रही है। इससे ज़्यादा मेरे दोस्त कुछ भी नहीं पूछेगा, आप निश्चिंत रहिए, सब आपका कवर हो गया। अभी टोटल टाइगर की संख्या कितनी है? 2967। सब बेकार है, ये सब नहीं पूछेगा, इसको एकदम मार लो, पूछ देगा। प्रोजेक्ट बोल्ड हैज़ बीन स्टार्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है। ये नेशनल का तो है पर अपना स्टेट से भी रिलेटेड है, उसको आपको बताते हैं कैसे। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन किस मंत्रालय के अंदर आता है? सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। कब बनता है? 1957 में बनता है। पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनता है, इसलिए एक स्टैच्यूअरी बॉडी है। खादी विलेज एंड इंडस्ट्री एक्ट 1956 के तहत बनता है। इतना इसके बारे में पता हो। प्रोजेक्ट बोल्ड मतलब क्या होता है? बैम्बू ओएसिस लैंड इन ड्रॉट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बैम्बू जो पेड़ है ना, ये मात्र 3 साल में बहुत बड़ा हो जाता है। उदयपुर के राजस्थान में उदयपुर एक जगह है, वहाँ पे 16 एकड़ का लैंड लिया गया और वहाँ पर वो डिजर्ट वाला लैंड था, वहाँ पर हमने बैम्बू का प्लांटेशन कर दिया। अब जब बैम्बू का प्लांटेशन आप कर देंगे तो जो हवा बहती है, हवा को अवरुद्ध करेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले डिजर्ट कैसे बढ़ता है, ये है हवा, और इसको गर्म हवा काटते 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 एक्सटेंड करते जाता है। हमने हवा को अवरुद्ध करने के लिए यहाँ पर पेड़ लगा दिया। तो अब हवा जब अवरुद्ध हो गया तो उसका स्पीड कम हो गया, तो ये जो आगे बढ़ रहा था डेजर्ट, तो डेजर्टिफिकेशन पर रोक लग जाता है, ठीक है। और जो 16 एकड़ लैंड में जब आप
बैम्बू लगाते हैं तो बैम्बू का जो प्रोडक्ट है वो पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। बम्बू का जो पल्प है वो पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। तो किसान को क्या मिल गया, उसको एक अल्टरनेटिव आय मिल गया, और दूसरी बात है हमारा डिजर्टिफिकेशन भी बच गया। तो दोनों को फायदा है। प्रोजेक्ट बोल्ड बिहार से कैसे रिलेटेड है अब आपको बताते हैं। बिहार में पहला बैम्बू गार्डन बन रहा है। पहला अगर पूछे तो पहला है तो इंपॉर्टेंट है। कहाँ बन रहा है? महाबोधि कॉम्प्लेक्स में बन रहा है, बोध गया में। ठीक है, तो बैम्बू से रिलेटेड था, कवर हो गया। द कंस्ट्रक्शन, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, या मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर न्यूज़ में रहा है यार, तो इसलिए इसको हम डाल दिए कि बहुत इस पर डिस्प्यूट हुआ था, बहुत इस पर विवाद हुआ था। ये जी किशन रेड्डी जी हैं। जी किशन रेड्डी जी ने परशुराम कुंड का, जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह में लोग इसको बड़ा पवित्र मानते हैं, तो परशुराम कुंड का उद्घाटन किए हैं। इस पर टोटल खर्चा आया है ₹37.18 करोड़ के आसपास। इंपॉर्टेंट नहीं, अरुणाचल याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रहे। अब देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज से बिहार पूछता है। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 क्या है? ये नेटो का मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्वेश्चन को इसलिए फ्रेम किया गया है क्योंकि अभी जो नेटो का आप जो देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो उसमें नेटो भी इनडायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व तो है ही। तो क्योंकि वो नेटो का मेंबर ही तो यूक्रेन बनना चाहता था, तो नॉर्वे में इसका प्रैक्टिस किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि रशिया एक ठंडा प्रदेश है और रशिया में बहुत बर्फ़ जम जाता है, तो एक तरह से उसको और रशिया को इन लोग उकसाता है। ऐसा नहीं है कि रशिया तो गलती कर ही रहा है, पर इन लोग इसको उकसाता भी है, इसमें दो दिक्कत नहीं है। उसको उकसा कर यहाँ पर भी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है नॉर्वे में। तो नेटो का मिलिट्री एक्सरसाइज है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। देखो यार, हमको तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है सारे मिलिट्री एक्सरसाइज में, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम कर दिए हैं। लामित्या का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप। सेशल्स का मिलिट्री एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है यार, ये सेशल्स के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत का, है ना। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए हमने फ्रेम कर दिया इसको। द वर्ड जेनो ट्रांसप्लांटेशन रिफर्स टू, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि एनिमल का, आप देखिए ये न्यूज़ में रहा है, नेशनल न्यूज़ में, तो थोड़ा सा इसको फ्रेम किया गया है। एनिमल का आप सेल, आप मतलब सुअर है, पिग है, कुत्ता है, उसका आपने सेल लिया, आप ह्यूमन में डाल दिए, और फिर उससे जो ग्रोथ हो रहा है, एक तरह से टिश्यू कल्चर को ये प्रमोट करता है। टिश्यू कल्चर के थ्रू आप देखते हैं कि एनिमल का सेल ह्यूमन में आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनिमल ऑर्गन इनटू द ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन या सेल। बहुत न्यूज़ में रहा है यार, क्यों? क्योंकि कोविड वाला जो पूरा टेस्ट है ना, बहुत इस पर हुआ है, कोविड टेस्ट, तो पूछ ले, है ना, कोविड टेस्ट वगैरह इसी पर हुए हैं। अब बिहार में हम लोग फिर घुसते हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बिहार हैज़ गॉट द GI टैग? ये खूब हम लोग डिस्कस किए हैं। बहुत जो वीडियो नहीं देखेगा वो 13 मारेगा, आप याद रखिएगा। पर 14 GI टैग हैं। क्यों? आप मंजूषा पेंटिंग को GI टैग मिल चुका है। बिहार का मखाना जो होता है, अभी इसको बिहार मखाना का नाम अब बदल जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अच्छा, जो GI टैग है ये कौन मंत्रालय देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? चेन्नई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देता है। बिहार मखाना का नाम बदल के क्या हो जाएगा? इसको भी अभी GI टैग मिला नहीं है, मिथिला मखाना हो जाएगा। मिथिला वाला सब बहुत अपना भाषा को लेकर, खान पान को लेकर बहुत, ये सब जो है बहुत ही कंजर्वेटिव है। आपको पता है कि बिहार में वो सब भाषा चलता है जो छे छा छी करके बोलता है, वो मिथिला है। कहाँ जात बाड़ा भोजपुरी हो गया, कहाँ जाई थे मगही हो गया, फिर अंगिका भाषा, बहुत सारा अपना कल्चर बहुत रिच है यार, है ना। तो कहीं भी रहिए तो अगर मैथिली बोलना है तो शर्माइए मत, भोजपुरी बोलना है तो शर्माइए मत, ठीक है। अब दिल्ली में आ जाता है सब मैं करके बात करता है, ऐसा थोड़ी है कि उससे आप काबिल बन गए। अरे मैं भी करो, पर थोड़ा सा अपना बिहारी, यू शुड बी वेरी प्राउड बिहारी। When someone talks about India, your heart should swell with the pride, but when someone talks about being Bihari, the Bihari blood starts throbbing in the veins. ऐसा होना चाहिए। तो मैं करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा बिहारी हैं तो बिहारी का फ्लेवर आना चाहिए, थोड़ी पाकिस्तान के हैं और नेपाल के हैं हम लोग भाई। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बिहार हैज़ गॉट द GI टैग? करेक्ट आंसर इज 14। अभी मिथिला मखाना को मिला नहीं है, इन प्रोसेस है। इसको यार इन्फिनाइट टू द पावर इन्फिनाइट मार लो। विच एरिया ऑफ द बिहार इज ऑफन कॉल्ड एज द लैंड ऑफ पॉन्ड्स? करेक्ट आंसर इज मिथिला। अगर आप हमको एक अपने हम इस लॉजिक को सब्सटेंशिएट करना चाहते हैं, अगर बिहार में आप देखेंगे तो 1269 गांव, अगर मोटा मोटी आप दरभंगा में आप देख लें, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, तो वहाँ पे 9115 पॉइंट्स हैं। मतलब आप समझ लीजिए 1269 विलेज में 9115 पॉइंट्स हैं। तो
लैंड ऑफ, ये केवल दरभंगा का हम आपको आइडिया दिए हैं, मिथिला में तो बहुत जिला हो जाएगा, है ना। दरभंगा का आइडिया दिए हैं। दरभंगा से एक चीज़ और हमको ध्यान में आया, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट कितना मेगावाट का है? 2 मेगावाट का बना है, प्राइवेट कंपनी बनाया है। पॉन्ड है, पॉन्ड पर क्या करते हैं कि आप यहाँ पे सोलर प्लेट्स डाल दिए और ये सोलर प्लेट्स तैर भी रहा है और नीचे पीसी कल्चर हो रहा है। ठीक है, मानते हैं कि अगर कोई आदमी फिश का खेती कर रहा है, ऊपर तो खाली ज़मीन है, तो खाली ज़मीन मतलब खाली पानी है, तो पानी इवापोरेट भी कर रहा है। अगर हम सोलर प्लेट डाल दें तो पानी का इवापोरेशन रुक जाएगा और सोलर प्लेट को एक जगह भी मिल जाएगा। ऐसे इस सोलर प्लेट को हमको लगाना पड़ता किसी ज़मीन पे, जब ज़मीन पे लगाते तो ज़मीन भी बर्बाद होता, तो क्यों नहीं उस सोलर प्लेट को ही पानी पर तैरा दिया जाए। सोलर मिलेगा, एनर्जी भी मिल जाएगा, नीचे फिश की खेती भी हो जाएगी और हमारा ज़मीन भी बच जाएगा। तो पहला सोलर प्लांट बना है दरभंगा में। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताते चले कि सबसे ब्रेडा का साइट से हमने जो इन्फॉर्मेशन लिया है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी है, तो देखिए सिंगल मोनोक्रिस्टलाइन, जो सिंगल मोनोक्रिस्टलाइन सिलिका जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है, इसकी इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा मानी जाती है और 13 से 19% ही इफ़िशियंसी होती है। कहने का मतलब है कि सोलर पावर प्लांट्स में एफिशिएंसी बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी पे काम करता है। अगर आप कोल थर्मल पावर प्लांट देखें, जहाँ पे हम बहुत साल काम किए हैं, 4 साल काम किए हैं पावर प्लांट में, जैसे हमने जीएमआर में काम किया, तो वहाँ से अनुभव बताते हैं आपको कि मात्र 33% ही बहुत अच्छा एफिशिएंसी माना जाता है सोलर पावर प्लांट का। 33-34% हो गया तो लगता है कि भाई तो बहुत बढ़िया पावर प्लांट चलता है ना। तो 33% सोलर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है उसका एफिशिएंसी होता है। सिंगल मोनोक्रिस्टलाइन सिलिका का जो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल उसका 13 से 19% बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसी रेंज में रहता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बताना था, चलो हाँ, बिहार फर्स्ट सोलर, ये आ ही गया दरभंगा। एक चीज़ और आपको बता देते हैं यार, यहाँ पे अभी पावर प्लांट का जिक्र आया तो बिहार में एक पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट बन रहा है डगमारा। इसको हम अगला में क्वेश्चन ले ही लेंगे। हाइडल प्रोजेक्ट, अभी कुछ इस पर विवाद हुआ कि इसको बंद किया जाएगा, नेपाल इस पर ऑब्जेक्शन कर रहा था। किस नदी पर है डगमारा? कोसी नदी पर है। आपको पता होना चाहिए कि कोसी नेपाल से आती है, तो जब हम इसके पानी से बिजली पैदा करेंगे तो पानी के लिए एम्बैंकमेंट रेडी करना होगा। एम्बैंकमेंट रेडी करने में पानी, इस नदी का जल अवरुद्ध होगा, तो ऐसा नेपाल का ऑब्जेक्शन था, पर अभी इस पर बात चल रही है। तो डगमारा हाइडल प्रोजेक्ट जो है बिहार के किस जिला में बन रहा है? सुपौल में बनना है। कितना मेगावाट का प्लांट बनेगा? 130.1 मेगावाट का प्लांट बनेगा। दूसरी बात, बिहार के कितने ज़िले को, मिथिला वाला बेल्ट में 7 ज़िले को बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, 7 जिला को बेनिफिट पहुंचाएगा। कोसी को तो बिहार का शोक कहा जाता है, तो उस शोक को हम लोग, उस अभिशाप को हम लोग वरदान के रूप में बदलना चाहते हैं अगर डगमारा हाइडल प्रोजेक्ट बन जाए सुपौल में। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इस भी आपको एक कवर कर लिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कोई हमको अपने टेलीग्राम ग्रुप में बोला था, तो वहाँ से हमने फ्रेम किया है। सुविधा ऐप की सर, सुविधा ऐप के बारे में बताइए। सुविधा ऐप ऑफ द बिहार इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी। सुविधा ऐप नाम ही से देखिए, सुविधा ऐप में क्या है, आपका कितना बिजली, देखिए पहला तो ये गवर्नमेंट के लिए है। गवर्नमेंट को पता चलेगा कि गवर्नमेंट का 7 निश्चय का एक प्रोग्राम है कि हर गांव में हमको बिजली पहुंचाना है। जब गांव में बिजली पहुंचाना है तो प्रतिदिन का आपको पता है कि सब ठेकेदार सब बदमाशी करता है, जो टारगेट को अचीव नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम है कि टारगेट को अचीव नहीं करेगा तो दिक्कत क्या है? कॉस्ट एस्केलेट कर जाता है। ठीक है, मानते हैं कि 1300 करोड़ का काम है, अगर आप टाइम पर नहीं करेंगे तो भाई गिट्टी सीमेंट छड़ का दाम तो बढ़ते जा रहा है इन्फ्लेशन के चलते। मालूम चला कि 1400 करोड़ का हो गया वो प्रोजेक्ट, तो दाम बढ़ जाता है। तो डेली टारगेट के लिए कि आपको मानते हैं कि 4 ठो खंभा लगाना था, तो आप लगाए कि नहीं, फोटो के साथ अपडेट करिए। सुविधा ऐप में ठेकेदार लोग अपडेट करता है, कॉन्ट्रैक्टर्स अपडेट करते हैं, तो एक तो उनके लिए है। दूसरा बात, हमारे गांव में बिजली कनेक्शन हमको नहीं मिला, तो हम सीधा सुविधा ऐप में जाके बोल दिए कि देखो भाई, ये तो बोला कि हम, मेरा मानते हैं कि गांव X है,
एक गांव में हम सबके घर बिजली देती है, हमको मेरे गांव घर में बिजली लगा ही नहीं। सुविधा ऐप में जाके हमने अपडेट कर दिया कि भाई ये गलत है, हमारे गांव में बिजली नहीं लगा। सरकार से उसको फ़ोन आया, उसका पैसा कटेगा, आके तुरंत आपका बिजली लगा देगा। आप इसके थ्रू पैसा भी दे सकते हैं बिजली वाला, वो अलग बात है कि हम लोग नहीं देते हैं, पर सुविधा ऐप के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, प्रतिदिन का डेवलपमेंट देख सकते हैं कि आपके गांव में कितना काम हुआ, बिहार सरकार कितना काम किया, बिहार सरकार कितना पावर जनरेशन किया, कितना पावर खपत हुआ, किस गांव तक बिजली पहुंच चुका है, आप अपना बिजली बिल तक पे सकते हैं। अब देखिए अगला हम सीरीज लाने वाले हैं और 2 और सेट लेकर आएंगे दोस्त, 2 और सेट लेकर आएंगे, दोनों सेट अटेम्प्ट लो, उसके बाद पूरा बिहार आपका ख़त्म हो जाएगा, मेरा गारंटी है। और नॉनसेंस क्वेश्चन एकदम मत करो, दिमाग में कचरा मत भरो। दूसरी बात, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नंबर बताइएगा, ये हमारी टीम को आपके परफॉर्मेंस को टैप करने में हेल्प करेगा और कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा कि आपका कितना नंबर आया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।